हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज फिर अपनी क्लास में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर दिन मैं आपको 10 वो सवाल कराता हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये भी दे देता हूँ कि अब हर दिन 2 क्लास होंगी। एक क्लास में आपके जो कि मैं डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वो कराऊंगा, और दूसरी क्लास आपकी टॉपिक वाइज होगी, यानी कि आपकी चैप्टर वाइज क्लास होगी जिसमें आपको चैप्टर बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार देख लीजिए आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन हैं कौन कौन से। ये सारे वो सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में अलग अलग चैप्टर से चुन चुन कर लिए गए हैं, जो कि हर साल पेपर में आते हैं। अगर आपको इस तरह के सवाल करने आ रहे हैं, आपसे इनका आंसर निकल रहा है, तो समझो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अदरवाइज आप लोग मेहनत करिए, डेली 10 सवाल अगर डेली करोगे तो कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो पहले ध्यान से, क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी है और जिसके ऊपर एक घात पावर भी दी गई है। जैसे 17 की घात 5 है, 17 की घात 9, 17 की घात 11, और इसका आपको लासा पूछा है, मीन्स एलसीएम आपको बताना है। इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, जब आपको घातों में सवाल दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा एलसीएम, तो आपको सबसे बड़ी घात का चुनाव करना है, सबसे बड़ी घात चुननी है। तो यहाँ पर 7 की घात 5, 9, 11, तो सबसे बड़ी घात है आपकी 7 की घात 11। तो आपका जो एलसीएम होगा वो 17 की पावर 11 हो जाएगा, 17 की घात 11 हो जाएगा। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर कि इसका मास क्या होगा, देखो जब हमने एलसीएम की बात करी तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढी। जब हम एचसीएफ की बात करेंगे मासा की, तो मासा में हमें सबसे छोटी घात को देखना होगा। जो छोटी घात होगी वही आपका मासा हो जाएगा। तो यहाँ 25 की घात 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 7, तो सबसे छोटी घात हमारी 25 की घात 3 ये है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक कार को 45,000 में बेचने पर, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि हुई, कार का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर बेचा, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये आपका लॉस प्रतिशत है। आपको कार का क्रय मूल्य बताना है। तो बच्चे जब हमें क्रय मूल्य बताना होता है तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है, कॉपी पेन उठा लो नोट कर लो, कॉस्ट प्राइस बराबर आपका होता है 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस प्रतिशत और इनटू में आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो ये आपको हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस, कितने में बेची कार को, 45,000 रुपये में। 45,000 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस, मीन्स 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90। यहाँ पे इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 9 पंजे आपका 45, ये इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 500 की और 10 की, जो कि आपका आ जाएगा 50,000। तो कार का क्रय मूल्य आपका 50,000 रुपये था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपको हो सकता है ऐसे भी पूछ लिया जाए कि कार को यहाँ पर भी बेचा, यहाँ पर घड़ी को बेचा, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, लेकिन पिछले वाले सवाल में आपका क्या हुआ था, यहाँ पर हानि हुई थी, नुकसान हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपका लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत दे रखा है। अब घड़ी का क्रय मूल्य पूछ लेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला है पिछले वाला, उसमें हमें क्या करना है कि क्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमारा लाभ होगा तो 100 में प्लस करेंगे और हानि होगा तो 100 में माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय विक्रय मूल्य। तो आपका 100 इंटू विक्रय मूल्य कितना है आपका 440 डिवाइड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपका 10 है, तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 11 चौक 44। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 4, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो आप जो है दोनों फॉर्मूले को नोट कर लेना, आप जो है दोनों फॉर्मूले को नोट कर लेना। ये आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जब आपको लाभ होगा, और ये आपका कॉस्ट प्राइस जब आपको हानि होगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे पहले जो हमारी ये बिकी है वस्तु, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 480 रुपये है, और इस पर बेचने पर लॉस हुआ था कितने का, 20% का। तो पहले पता करेंगे वस्तु थी कितने की, इसका पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस बराबर मैंने अभी आपको बताया, अगर लॉस होगा तो 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत इनटू में सेलिंग प्राइस होता है। तो आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाय लॉस प्रतिशत कितना है 20 का, तो 100 माइनस 20 आपका 80 और मल्टीप्लाई 480। हल करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 छंग आपका 48, तो 100 छिक 600। तो ये जो वस्तु थी वो 600 रुपये की थी। अब ये कह रहा है कि इसको कितने में बेचा जाए
कि इसको 30% का क्या हो जाए, लाभ। तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया है और लाभ आपको चाहिए इस पर 30%, लाभ प्रतिशत है 30। अब हमें बता कितने की बेचे जाए, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइड बाय आपका 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस। सो लाभ प्रतिशत कितना है 30, ये हो जाएगा आपका 130 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है 600 और डिवाइड बाय 100। हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 13 छिका आपका 78 और एक 0। तो इस वस्तु को 780 रुपये में बेचना पड़ेगा, जिससे हमें 30% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझ लो। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा था, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा था, 20% की हानि हुई थी। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी और इसकी मदद से हमें पता करना पड़ेगा वस्तु कितने की थी, उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले की मदद से। तो हमने निकाल लिया भाई, क्रय मूल्य कितना था इसका, 600 रुपये था। अब जब हमें क्रय मूल्य पता चला, अब हमें इसको 30% लाभ के अनुसार बेचनी है। तो सेलिंग प्राइस का ये वाला फॉर्म लगाएंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 इंटू में क्रय मूल्य, इसकी मदद से आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बता दें समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। अगला प्रश्न है आपका, यदि 3 और 10 दो सहभाज्य संख्याएं हैं, यदि 3 और 10 आपकी दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका लासा क्या होगा। देखो सहभाज्य संख्या क्या होती है पहले ये समझ लो। सहभाज्य बोलते हैं ऐसी संख्या जिनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता। जैसे आपका 3 और 10 है, तो 3 के गुणनखंड करें तो कितना होगा, 3 का गुणनखंड तो अभाज्य संख्या 3 ही रहेगा, और 10 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5। तो इसके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो दोनों सहभाज्य संख्या हो गई। और अगर हमें इनका लासा निकालना है तो सहभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो 10 दिया कितना हो गया 30, तो इन संख्याओं का लासा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि 0.1 की गुणा 0.05 और इसी गुणा 0.01 में करनी है। तो बताओ इसका मान क्या होगा। अब जब हम दशमलव की संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें क्या करना है, पूरी संख्या नहीं गुणा करनी, बस ये जो अंक है इनकी गुणा करनी है। तो हम इसकी गुणा करेंगे 1 की गुणा 5 में और फिर उसकी गुणा 1 में। 1 पंजे 5 एकम 5, गुणा करने पर हमारा 5। अब बात आती है कि दशमलव कहाँ पर लगेगी। तो इसको देखो ध्यान से, दशमलव कहाँ पर लगेगी। आपकी जो दशमलव है, हम दशमलव के बाद के अंक गिनने हैं हमें। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक हो गए दशमलव के पीछे, 1 2, यहाँ पर 2 अंक हो गए दशमलव के पीछे, और यहाँ पर 1 अंक हो गया। तो इन सबको जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल यहाँ पर 6 अंकों के बाद लगेगी। यानी कि 5 से में 6 गिनना, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कभी भी आपको दशमलव की संख्या की गुणा करनी है तो पहले संख्याओं की गुणा कर लो, दशमलव बाद में लगाना। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दिया, ये सवाल दिया आपको कि 2.46 में गुणा करो 0.2 की। तो आपको क्या करना है, पहले बिना दशमलव के आपको गुणा कर लेनी है संख्या में। 2 छिक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, ये आपका हो गया 492। अब दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर 1 अंक के बाद है और यहाँ पर इसके पीछे 2 अंक है, तो दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.429। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कथन बताना है कौन सा सत्य होगा। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। क्या शून्य एक विषम संख्या होती है, नहीं। शून्य सम संख्या होती है, नहीं। शून्य एक अभाज्य संख्या है, नहीं। तो शून्य ना तो विषम होती और ना ही सम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, उसका अंतर क्या होगा। जब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं हम और जिनके अंक भिन्न होते हैं, तो हम लिखते हैं उसको 9 से शुरू करते हैं। 9 8 7 6 5, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं 1 से लेकर 1 0 2 3 4, ये आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अब इसको हमें घटाना है। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ये आपका 8, 9 में से 1 गया 7। तो आपका ये उत्तर आएगा 8 8 5 3 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो ये अगर हमें कभी भी 5 की 6 की 7 की जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या लिखना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम अंकों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। कब, जब आपके अंक भिन्न होते हैं, अलग अलग होने चाहिए। मान लीजिए हमसे कहता 3 अंकों की संख्या लिखो बड़ी से बड़ी जिसके अंक भिन्न हो, तो हम 9 8 7 लिखेंगे, और अगर छोटी संख्या लिखनी होती तो 1 0 2 लिखेंगे। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, एक बॉक्स में 20 पेन है, इसका 15% नीले, 25% लाल और शेष पेन आपके काले हैं।
इसे बाद में पढ़ लियो। एक बॉक्स में 20 पेन है, इनका 15% नीला है, 25% लाल है और शेष काले पेन है। काले पेन की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर ब्लू पेन कितने हैं, ब्लू की बात करें तो ब्लू है हमारा 15% और लाल पेन रेड पेन की बात करें तो ये है हमारा 25%। अब हमें ब्लैक पेन की बात करनी है, तो ब्लैक पेन कितने हैं ये बताना है। हमारा जो टोटल प्रतिशत होता है वो होता है 100%। अब यहाँ पे ब्लैक पेन की बात हुई तो 100 में से हमें माइनस करना है, क्योंकि तीन ही प्रकार के पेन है, ब्लू रेड और ब्लैक, तो तीनों का सम 100% होना चाहिए। तो ब्लू और रेड के प्रतिशत को हम जोड़ लेंगे, 15 + 25, इसको जोड़ेंगे तो आपका 100 - 25, 5 × 30 = 10, 40 हो जाएगा और 100 में से 40 माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 60। तो ब्लैक पेन जो है वो हमारे पास 60% है। अब ब्लैक पेन की संख्या बतानी है कि ब्लैक पेन की संख्या क्या है। तो ब्लैक पेन टोटल पेन कितने थे 20, तो 20 का कितना हो जाएगा 60% हमारे पास ब्लैक पेन हो जाएंगे। हल करेंगे कैसे करते थे प्रतिशत को हल, संख्या की गुणा प्रतिशत से कर देते थे। तो 20 × 60 और उसको भाग कर देंगे 100 से, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, 6 दूनी 12, तो ब्लैक पेन जो है हमारे 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक बार में 6 शेषफल देती है, वो संख्या क्या होगी। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम 270 लिखेंगे और उसको भाग करने पर शेषफल कितना आता है 6, तो ये शेषफल को संख्या में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 में से 6 गया 4, आपका 6, तो 264 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या है 426, इसमें से भी भागफल शेषफल कितना आता है 6 आता है, इसमें से भी 6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 420। अब हमें इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है और जो हमारा मासा होगा वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या भी हो जाएगी। तो चलिए मासा निकालने के लिए इसके भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये आपका है 264 के भाज्य गुणनखंड 2 × 2 2 × 6 2 दूनी 4, 2 × 12 और 2 × 12 2 × 6 और 3 × 3 और 11 × 11। उसके बाद हमारे पास है 420, इसके भी भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 2 × 2 0, 2 × 2 0, 2 × 5 10, 3 × 3 9, 3 × 5 15 और 5 × 7 35 और 7 × 7। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जब हम मासा निकालते हैं HCF, तो हमें जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको लेंगे। यहाँ पे 2 इनमें कॉमन है तो यहाँ से 2 लेंगे, एक 2 ये भी कॉमन है, यहाँ से भी हम 2 लेंगे, एक ये आपका 3 कॉमन है तो यहाँ से हम 3 लेंगे, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 × 12, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5045 ग्राम किसके बराबर होगा। तो बच्चे 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो अगर आपको पता करना है 5045 ग्राम में कितने किलोग्राम और कितने ग्राम हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो आपका 5045 जब आपका यहाँ पे ग्राम लिखा जाए तो आपके जो पीछे के 3 अक्षर होते हैं वो ग्राम होते हैं और इसके अगले जितने भी अक्षर होंगे वो आपके किलोग्राम होंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल सा हो जाएगा आपका 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। दूसरा तरीका अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाओ तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी ग्राम की वैल्यू दी जाएगी इसको आपको 1000 से भाग करना है, ये किलोग्राम में बदल जाएगा। तो 1000 पंजे हो गया आपका 5000, शेषफल बचेगा 45। तो जो आपका शेषफल बचा ये आपका ग्राम की वैल्यू होगी और जो भागफल आएगा वो आपकी किलोग्राम की वैल्यू हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को 1950 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, इस वस्तु पर 40% लाभ अर्जित करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले मैंने सवाल कराया था, उसके जैसा ही था। तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दोगे और मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1950, 19 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है 30% का। तो आपको क्या करना है, पहले इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का सूत्र होता है आपका SP 100 × SP/100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ से CP निकाल के और फिर जब आपका CP आ जाएगा उसके लिए दोबारा SP वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100 डिवाइड बाय इंटू में CP डिवाइड बाय आपका 100। ये फॉर्म लगाकर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आया। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना जिससे कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।